एवरीवन, बैंक सेक्टर और एनबीएफसी में एक और स्टॉक को डिस्कस करेंगे और किसी भी स्टॉक को जो भी बैंक सेक्टर से या एनबीएफसी से रिलेटेड है उन स्टॉक को आप भी अपने लेवल पे इन पैरामीटर्स पे चेक करके उस स्टॉक के बारे में फैसला ले सकते हैं। तो मैं जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ उनको मैंने अपने पैरामीटर्स पे मतलब जो मैंने एक लिस्ट बना रखी जो अभी डिस्कस करूंगा उन पे मैं चेक कर रहा हूँ और अगर उन पे मुझे अच्छा लगता है तो मैं आगे उसमें प्रोसीड करता हूँ। तो आज भी जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो उन पैरामीटर्स में सभी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो अभी वो पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं, फिर उस स्टॉक का नाम देखेंगे। तो जो भी पैरामीटर्स डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मैं रिटर्न ऑन एसेट डिस्कस करूंगा, जिसमें एक से ज्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन एसेट। एडवांस डिपॉजिट एक से कम होना चाहिए। जो रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का 15% होना चाहिए ईयरली बेसिस पे भी, और अगर आप क्वार्टरली चेक कर रहे हैं तो क्वार्टरली भी। तो ये ईयरली क्वार्टरली कैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है, मतलब कि 4% से कम होना चाहिए। सेल्स एंड ग्रोथ 13%। असेंडिंग प्रॉफिट मतलब कि यहाँ जो प्रॉफिट और टोटल एसेट है वो असेंडिंग उसमें होना चाहिए, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एसेट भी बढ़ती रहनी चाहिए कम स्टॉक कंपनी की, और प्रॉफिट भी बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी स्क्रीनर पे चेक कर लेते हैं हम कौन सा स्टॉक डिस्कस करेंगे आज। तो जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक पी है 9.58 है। अगर पीयर से कंपेयर करें, पीयर से और इंडस्ट्री पी जो चेक करें तो 9.42 है, और जो पी है 9.58 है। तो मतलब कि महंगा नहीं है, बिल्कुल एवरेज है, ना ज़्यादा प्रीमियम पे अवेलेबल है, ठीक ठाक है, राइट। उसके बाद वापस इसी पे चलते हैं। स्टॉक पी हो गया, राइट। और आरओई जो है 17.3% है। ये शायद Q1 का दिखा रहा है। तो और भी और चीज आरओई का और बेटर वे में आगे देख लेंगे। और इन और क्या रह गया, रिटर्न ऑन एसेट, राइट। रिटर्न ऑन एसेट हमारा 1.1% है। तो 1.1% रिटर्न ऑन एसेट, आरओई 17.3%, स्टॉक पी हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो अभी अगर रेशियो में ही आए तो रेशियो में चेक कर सकते हैं। तो 2013 से मार्च 2024 तक, तो यहाँ से ये डिक्रीजिंग मोड में चला गया था, फिर वापस 2019 से ये इंक्रीजिंग मोड में आ गया है, ठीक है। इस लेवल से ये वापस इंक्रीजिंग मोड में है, और अभी 223 और 24 में ये 17% का इसने आरओई जनरेट किया है, ठीक है। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे वापस चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर चीजों को देखें तो 2018 से अभी, जैसा भी मैंने जो पहले स्टॉक डिस्कस किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी यही चीज बताई थी कि 16 से 19 के बीच में बैंकों में कुछ गड़बड़ हुई थी, मतलब कुछ परफॉर्मेंस वाइज कुछ दिक्कत थी। वो गवर्नमेंट की ओर से थी या क्या थी वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ ऊपर नीचे प्रॉफिट जनरेट हुए हैं, मतलब कि कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, लेकिन इस लेवल से, राइट, इस लेवल से अगर देखें तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट चेक कर लिया। उसके बाद अगर हम कंपाउंडेड सेल्स को चेक करें, जो 10 साल की है वो 9% है, ठीक है, और 12% है। तो ये ओवरऑल ठीक ही परफॉर्मेंस, जो सेल्स ग्रोथ है ठीक ही चल रही है एसबीआई की। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये 17% है, 99%, 44%, ठीक। और 13% जो हमने सेल्स बोली हुई है वो थोड़ी सी यहाँ पे डामाडोल है 10 साल में, लेकिन 5 साल में 3 साल में इसकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, क्योंकि हमें भी डिसीजन अभी रिसेंट टाइम में लेना है, और ऐसा नहीं है कि 10 साल में इसने बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है उसमें रेशियो में ही, तो यहाँ पे भी वही चीज इंडिकेट हो रही है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर ये 12% के उससे बढ़ रहा है, और 5 ईयर्स का 22%, 3 ईयर्स का 22%, 1 ईयर में इसने 32% का रिटर्न दिया है स्टॉक के प्राइस में,
ठीक है, अभी बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं टोटल एसेट को। प्रॉफिट तो हमने देख लिया, वो इंक्रीजिंग मोड में ही था 5 साल का। तो और इसमें भी अगर देखें तो ये अगर 10 साल का भी देखें तो इसमें प्रॉफिट, सॉरी, जो टोटल एसेट है वो कंपनी की इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट जो डिस्कस करना है वो हम देख लेते हैं इसमें। नहीं, ये नहीं है। हाँ, अब इसमें हमें क्या चेक करना है, नेट इंटरेस्ट, जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.28 है। ठीक है, ये 3.43 है, जो कि डोमेस्टिक और होल बैंक दोनों को मिलाकर 4% से कम ही आ रहा है, तो ओके है, राइट। और अब इसमें एडवांसेस को चेक करें तो ग्रॉस एडवांसेस जो है वो 37,67,67,000 है, और ये 49 लैक्स है। मतलब कि जो टोटल डिपॉजिट्स है वो एडवांसेस से ज़्यादा है। और ये जो रेशियो आएगा, जो एडीआर रेशियो है, ये लगभग 0.7 के आसपास ही बैठ रहा है। ठीक है, तो ये इतना ही बैठेगा। ज़्यादा कम होने से ये रहता है कि बैंक अपने डिपॉजिट्स को ढंग से यूज नहीं कर रहा है। और अगर ज्यादा यूज कर लिया, मतलब कि जो लोन्स हैं वो ज्यादा दे दिए डिपॉजिट से, तो उसमें क्या होगा कि बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि ठीक नहीं है। बस इतना से ही इससे ये चीजें निकल के आती हैं। तो ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस कर लिए, और सारे पैरामीटर्स पे ये लगभग सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी मनी कंट्रोल पे और चेक कर लेते हैं इस स्टॉक को। तो मनी कंट्रोल पे आते हैं। तो मनी कंट्रोल पे क्या दिखा रहा है, 39% एमसी एसेंशियल्स 39% पास है। ठीक है, और पास है। और इसमें जो ये वीकनेस है, ये वीकनेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ डिस्कस कर, मतलब ये कर चुका हूँ आपसे। तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स, तो ये चीज लगभग अभी हाल फिलहाल सभी बैंकों में आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो डिपॉजिट्स है उसके लिए कंपनी को स्टॉक को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा, कंपनीज विद हाई डेप्ट, तो जनरली ये कंपनियां ज्यादा डेप्ट के साथ रहती हैं, क्योंकि काम ही इनका यही रह गया। म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डर्स लास्ट क्वार्टर, तो ये है म्यूचुअल फंड का। वो मैं इन्वेस्टिंग में दिखा देता हूँ आपको, इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो अगर इसमें देखें एफआईआईज की होल्डिंग बढ़ी है, और वहीं इनकी डीआईज की होल्डिंग घटी है थोड़ी बहुत। ठीक है, और वहीं पब्लिक की बढ़ी है, राइट। तो अभी वापस आ जाते हैं। अभी ये वीकनेस हो गई, कंपनीज विद इंक्रीजिंग डेप्ट। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया है, मतलब कि रिकमेंडेशन कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। साथ में कंपनीज विद ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशियो लेस देन 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स पी। ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट कंपनी का जो ट्रेलिंग पी चल रहा है वो 3 साल, 5 साल और 10 साल से कम है। अभी इसमें चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। पीएस में जो 10 इयर्स का पी है, तो इसमें 12 का है। ठीक है, उससे तो कम ही दिख रहा है। तो ये यही बताना चाहते हैं, जो 3 साल, 5 साल, अभी ट्रेलिंग क्या चल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया ले रहे हैं कि दो 10 साल का पी है, उससे ये कम चल रहा है, राइट। तो जो इन्होंने बोला है वो सारी चीजें हमने समझ ली हैं। इंक्रीजिंग इन एनपीए थ्रेट्स क्या है, इंक्रीज इन एनपीए इन रिसेंट रिजल्ट्स, जो अभी रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़े हैं। आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस, इंक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट्स। प्रोविजन मतलब कि अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में कुछ जो लोन्स दिए हैं उनमें कुछ डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए कंपनी प्रोविजंस रखती है। ठीक है, तो ये हैं, लेकिन इतनी वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर बैंक्स में ये रहती हैं। तो इन ये किस लेवल तक है, तो वो हमें एक बार देख लेना चाहिए। अगर तो इसमें ऐसा कुछ वो है नहीं, बैंक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है जो हमने देख लिया। अगर यहाँ एनपीए और इन सब में दिक्कत आएगी, तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये भी, इनमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अभी ये सही दिखा रहे हैं, तो ये चीजें भी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये प्रीवियस ही क्वार्टर से कंपेयर
करके दिखा रखे हैं ये रिजल्ट्स, ये चीजें जो बता रखी हैं। ठीक है, अभी जो एनालिस्ट रेटिंग्स हैं वो 41 एनालिस्ट हैं, जिसमें से बाई की रेटिंग लगभग 90%, मतलब 80 से 90% लोग होल्ड, आउट परफॉर्म और बाई की कर रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई बाई रेटिंग आ रही है, लेकिन किस प्राइस पे बाय करना है वो हमें डिसाइड करना है। वो इन ब्रोकर्स को डिसाइड नहीं करना है, वो हमें खुद डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे हम बाय करें ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, और जो पेट्रोस्की स्कोर है वो 5 है, तो फाइनेंशियली भी एवरेज है, ये 5/9 है। ठीक है, तो 3 रहता है तो हमें थोड़ा सा कंसर्न रहता है। 4, 5 ठीक है, हम ले सकते हैं, अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं तो पेट्रोस्की स्कोर 4 चल जाएगा, 5 भी चल जाएगा, और ये मतलब बेटर वे में है 5। तो अभी ये चीज हो गई। अभी चार्ट पे स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, तो चार्ट पे क्या परफॉर्मेंस बनेगी। तो मैं ये डेली कैंडल पे ही, डेली टाइम फ्रेम पे ही इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी क्या कंडीशन है, स्टॉक यहाँ ट्रेड हो रहा है, राइट। अभी इसमें पहली पोजीशन कब बनेगी, जब ये इस लेवल के ऊपर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, अभी ये ओवरऑल सिनेरियो हमने देख लिया। अब से उस पर्टिकुलर, जैसे एक तो ये लेवल हो गया हमारा और एक ये लेवल हो गया। ठीक, तो ये लेवल देख सकते हैं, ये सपोर्ट कैसे बना रखा है मैंने, और ये सपोर्ट कैसे बना रखा है। ये सपोर्ट मैंने मेनली मंथली टाइम फ्रेम पे जनरेट किया है, राइट। और साथ में ये वीकली पे एक डेली मूविंग एवरेज आ रही है 100 की, वो भी यहीं पे ही आ रही है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए ये जनरेट की हुई है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। अभी स्टॉक का, अभी अगर हमें कोई भी ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज मिलती है तो स्टॉक की प्रोबेबिलिटी ऊपर की बनने के पूरे चांसेस है, और हमें तभी एंट्री करनी चाहिए तब ये कोई प्रोबेबिलिटी दिखाता है ऊपर की, राइट। और उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन केस नीचे आता है तो उसमें हमें कब रिएक्ट करना है, उसमें पहली स्टेज तो हमें इस लेवल पे रिएक्ट करना है, जब यहाँ सपोर्ट ले, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लेके एक कंसोलिडेशन बनाए या यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो हमें इसमें एवरेज करना है। जब रिवर्स हो यहाँ से तब भी एवरेज करना है, ये नहीं कि यहाँ पे आया और क्या कहते हैं हमने ले लिया, नहीं। इसे यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए या तुरंत ऊपर की 2-3 कैंडल बना देनी चाहिए, तो ही हमें एवरेज करना है। ठीक है, तुरंत टच करने पे एवरेज नहीं करना है। और इन केस यहाँ पे भी अगर दिक्कत आती है, ये स्टॉक भी मतलब यहाँ से भी अगर गिरता है, ठीक है, गिरने का मतलब मेरा है, अगर स्टॉक यहाँ सपोर्ट नहीं लिया और नीचे आ गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसको आने दो। और अगर वापस रिवर्स होकर इसके ऊपर क्लोजिंग देने लग गया, तब हमें तुरंत एवरेज करनी है। एवरेज करने की फंडे बता रहा हूँ कि कैसे एवरेज करनी है हमें। ये नहीं है कि सपोर्ट पे आ गया तुरंत ले लिया, हमें देखना है कि वहां होल्ड हो रहा है कि नहीं। तो इससे हमारे एवरेजिंग के चांसेस भी कम एवरेज करना पड़ेगा, इससे हमें कम एवरेज करना पड़ेगा और बेटर प्राइस मिलेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट में हम जल्दी आएंगे। और ठीक है, और फिर उसके बाद ये लेवल आ जाता है 665 का, यहाँ पे भी उसी तरीके से देखना है। और ध्यान रहे, अगर ये एवरेजिंग कब करनी है, साथ में हमें रिजल्ट्स को भी चेक करते रहना है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स मान लो रिजल्ट्स खराब है, रिजल्ट्स खराब हैं तो हमें उस क्वार्टर बाय नहीं करना है। अगर यहाँ सपोर्ट पे आ गया और रिजल्ट्स खराब हैं तो भी ये, और कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं है तब भी ये ऊपर जा रहा है, तो मत करो बाय, हो सकता है वो नीचे आ जाए। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ही उन लेवल्स पे बाय करो, अगर सही लेवल पे मिल रहा है। ऊपर है तो बाय करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी बाइंग से नीचे है तो ही बाय करना है। ये अभी इसमें ये सपोर्ट लेवल मैंने बता दिए हैं, और इसको कंटिन्यूस अगर आगे भी मैं डिस्कस करूंगा अगर कुछ इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अभी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम इस स्टॉक में
आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और मतलब कि ये स्टॉक आगे प्रोसीड कर सकता है और ऊपर के लेवल दिखा सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, और नहीं होता है तो इसे फर्दर इस लेवल तक आने दो, और उसके बाद अगर यहाँ कंसोलिडेट होता है और उसके बाद वापस रिट्रेस होता है, कोई भी कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट होता है, तो हमें इस स्टॉक में एंट्री का सोच सकते हैं। और दूसरा, अगर यहीं से बीच में से ही कहीं से ये रिट्रेस होता है तो इसी लेवल के ऊपर इसे क्लोजिंग देने दो, और तभी एंट्री का इस स्टॉक में कुछ बन सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। आप अपने लेवल पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इस स्टॉक में अपनी एंट्री एग्जिट, राइट। और इसी तरह के और स्टॉक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।